हाय, दिस इज़ गीतांजलि। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एमपी जुडिशल सर्विसेज का प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन 2013 का शिफ्ट 1। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में अटर्नी जनरल की ड्यूटीज़ को लेके इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? तो अटर्नी जनरल जो है इंडिया की किसी भी कोर्ट को ऑडियंस कर सकते हैं, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो कि आर्टिकल 51A में दी गई हैं, उनमें से नीचे दिए गए ऑप्शन में से कौन सी ऐसी ड्यूटी है जो कि फंडामेंटल ड्यूटी नहीं है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन 4, टू प्रोटेक्ट मॉन्यूमेंट, प्लेसेस एंड ऑब्जेक्ट ऑफ नेशनल इम्पॉर्टेंस। ये जो है ये ऑप्शन जो है यानी कि मॉन्यूमेंट्स को प्रोटेक्ट करना, ये फंडामेंटल ड्यूटी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉन्स्टिट्यूशन में प्रमोशन को लेकर रिजर्वेशन शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब से रिलेटेड किस आर्टिकल में दिए गए हैं? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन 1, आर्टिकल 16 क्लोज 4A। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुप्रीम कोर्ट जो कोर्ट की प्रोसीडिंग है और जो कोर्ट की प्रैक्टिस है उससे रिलेटेड रूल बना सकती हैं, उसके लिए सुप्रीम कोर्ट को किससे अप्रूवल लेना होगा? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन 2, प्रेसिडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये कुछ फ्रेज दिए गए हैं जिसमें बात की गई है जो इंडियन नेशनल एंथम है, ये रियल इंडिया की रिफ्लेक्शन है, ये बहुत से रिलीजन, रेस और कम्युनिटी और जोग्राफिकल एंटिटीज़ का कॉन्फिडेंस, और ये मैसेज है यूनिटी इन डाइवर्सिटी का। तो ये जो फ्रेज है ये किस केस से लिया गया है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन 1, संजीव भटनागर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट टू वोट क्या है? तो राइट टू वोट हमारा स्टैट्यूटरी राइट है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टीपीए का यानी ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट का सेक्शन 41 किस लॉ की स्टैट्यूटरी एप्लीकेशन है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन 2 यानी लॉ ऑफ एस्टॉपल का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट या लोकल लॉ ना हो तो मंथली लीज कैसे टर्मिनेट होगी? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन 1, 15 दिन के नोटिस से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टीपीए में इनमें से क्या चीज़ ट्रांसफरेबल नहीं है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन 1, सैलरी ऑफ पब्लिक ऑफिसर आफ्टर इट हैज़ बिकम पेएबल। जो पब्लिक ऑफिसर की सैलरी है वो ट्रांसफरेबल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टीपीए में डॉक्ट्रिन ऑफ लिस पेंडेंस नीचे दिए गए ऑप्शंस में से किस पे अप्लाई नहीं होता? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन 2 यानी कि एक प्रॉपर्टी जो कि प्लेंट में इंक्लूड की गई है सेल करने के बाद प्लेंट में अमेंडमेंट करके, तो जो प्रॉपर्टी सेल के बाद अमेंडमेंट करके प्लेंट में इंक्लूड की गई है उस पर डॉक्ट्रिन ऑफ लिस पेंडेंस अप्लाई नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेक्शन 54 ऑफ टीपीए के अकॉर्डिंग कॉन्ट्रैक्ट हुआ किसी इमूवेबल प्रॉपर्टी को सेल करने का, तो ये तब होगा जो भी पार्टीज़ ने आपस में जो भी टर्म सेटल करी हैं उनके ऊपर, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेक्शन 151 ऑफ सीपीसी के अकॉर्डिंग इनहेरेंट पावर कौन सी कोर्ट एक्सरसाइज करती है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन 4, सीपीसी में इनहेरेंट पावर सभी कोर्ट एक्सरसाइज करती हैं, वहीं सीआरपीसी में इनहेरेंट पावर हाई कोर्ट एक्सरसाइज करती है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन 4, एनी कोर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीपीसी के अकॉर्डिंग अगर किसी भी पार्टी की डेथ हो जाती है हियरिंग की कंक्लूजन के बाद और जजमेंट प्रोनाउंस होने से पहले, तो सूट अबेट नहीं होगा, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोसीडिंग की किसी भी स्टेज पर अगर कोर्ट को लगता है कि कोर्ट के पास पेक्यूनियरी जुरिस्डिक्शन नहीं है इस सब्जेक्ट मैटर को लेके, तो उस केस में कोर्ट इस सूट को रिटर्न कर देगी, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन 4। कब? जब कोर्ट को लगता है कि कोर्ट के पास पेक्यूनियरी जुरिस्डिक्शन नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से क्या डिक्री नहीं है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन 1, डिसमिस ऑफ सूट इन डिफॉल्ट, तो ये डिक्री नहीं है, इसके लिए आप रेफर कर सकते हैं सेक्शन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑर्डर 20 रूल 7 सीपीसी के अकॉर्डिंग डिक्री में क्या डेट होगी? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन 1, जिस दिन जजमेंट प्रोनाउंस हुआ है वही डेट डिक्री के ऊपर होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑर्डर 37 में अगर समरी सूट फाइल हुआ है तो डिफेंडेंट के लिए ये ज़रूरी है कि वो कितने टाइम में कोर्ट के सामने अपीयर हो समन रिसीव करने के बाद? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन 1,
10 डेज। तो हमें यहाँ पे ध्यान रखना है जब भी ऑर्डर 37 में सूट फाइल होगा तो डिफेंडेंट को ज़रूरी है कि 10 दिन में ही कोर्ट के सामने अपीयर हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा सूट सिविल नेचर का सूट नहीं है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन 3, सूट फॉर विंडिकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कब प्लेंट रिजेक्ट होगा? तो इसका आंसर होगा अगर कोई सूट ऐसी कोर्ट में फाइल किया गया है जिसके पास इनहेरेंट ज्यूरिसडिक्शन ही नहीं है, तो वहां सूट रिजेक्ट होगा। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में कब एक एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट बनेगा? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन 4, यानी ऑल ऑफ द अबव। मतलब कि जब वो एनफोर्सिएबल बाय लॉ हो, दोनों पार्टीज जो हैं कॉन्ट्रैक्ट की वो कॉम्पिटेंट हो और ये फ्री कंसेंट ऑफ द पार्ट और ये पार्टी की फ्री कंसेंट से किया गया हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए ने बी के साथ एग्री किया कि वो जादू से खजाना निकालेगा। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में इस तरह का एग्रीमेंट कैसा होगा? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन 1, इस तरह का एग्रीमेंट वॉइड होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए ने अपने सर्वेंट बी को भेजा कि उसका जो नेफ्यू गुम हो चुका है उसको वो ढूंढ कर लाए। जब ये सर्वेंट वहाँ से चला गया ए के ये अनाउंस करने पे कि बी जो है उसके नेफ्यू को ढूंढ के आए, उसके जाने के बाद ए ने ये अनाउंसमेंट किया कि 501 रुपये मैं उस पर्सन को दूंगा जो कि उस बॉय को ढूंढेगा। फिर इस बी ने, जो ये सर्वेंट था, इस बी ने उस बॉय को ढूंढ लिया और उसको घर पे ले आया। तब उसे पता चला कि किसी रिवॉर्ड की भी अनाउंसमेंट की गई थी। तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में क्या ये सर्वेंट, जिसे नहीं पता था कि कोई अवार्ड भी है, क्या वो इस रिवॉर्ड को क्लेम कर सकता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन 3, नहीं कर सकता, क्योंकि उसे नहीं पता था कि इस तरह का कोई ऑफर है जब वो उस लड़के को ढूंढने के लिए गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए ने बी से एक कैरेज लिया। ये जो कैरेज लिया ये अनसेफ था, पर बी को इसका नहीं पता था। ए को चोट लग गई, तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में ये जो बी है जिसे ये कैरेज लिया गया है ये रिस्पॉन्सिबल होगा या नहीं होगा? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन 1, ये रिस्पॉन्सिबल होगा जो भी ए को इंजरी आई है उसके लिए, चाहे भले ही इसे पता था या नहीं पता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट कब ग्रांट की जा सकती है? तो इसका आंसर होगा स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट ग्रांट की जाती है इंडिविजुअल सिविल राइट को एनफोर्स करने के लिए, यानी कि ऑप्शन 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेक्शन 34 में जो डिक्लेरेशन होगी ये किस किस पर बाइंडिंग होगी? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन 4, सभी पर। जो पार्टीज़ हैं उन पर भी ये बाइंडिंग होगी, जो ट्रस्टीज़ हैं उन पर भी बाइंडिंग होगी, और जो पर्सन क्लेमिंग थ्रू द पार्टीज़ हैं उन पर भी बाइंडिंग होगी। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन 4, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेक्शन 6 ऑफ स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट में अगर कोई ऑर्डर या डिक्री पास हुई है तो फिर ना तो इसकी अपील की जा सकती है और ना ही इसकी रिव्यू फाइल की जा सकती है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिमिटेशन एक्ट में जब भी लिमिटेशन पीरियड कम्यूट होगा तो जिस दिन से ये स्टार्ट हुआ है वो फर्स्ट डे एक्सक्लूड होगा या फिर इंक्लूड होगा? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, शैल बी एक्सक्लूडेड, वो दिन एक्सक्लूड होगा। और इसके लिए आप रेफर कर सकते हैं सेक्शन 12 ऑफ लिमिटेशन एक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेक्शन 5 ऑफ लिमिटेशन एक्ट किस पे अप्लाई नहीं होता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन 3, कोई भी एप्लीकेशन अगर ऑर्डर 21 में फाइल की गई है तो उस पर सेक्शन 5 अप्लाई नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूट फॉर कंपनसेशन फॉर मैलिशियस प्रोसिक्यूशन का पीरियड ऑफ लिमिटेशन कितना है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन 1, यानी कि 1 ईयर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिमिटेशन रेमेडी को बार करता है पर राइट को एक्सटिंक्श नहीं करता, तो नीचे दिए गए सेक्शन में से कौन सा ऐसा सेक्शन है जो इसकी एक्सेप्शन है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन 4, सेक्शन 27। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एमपी अकोमोडेशन कंट्रोल एक्ट 1961 के अकॉर्डिंग कब टेनेंट का डिफेंस एविक्शन के अगेंस्ट स्ट्रक ऑफ हो सकता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन 1, यानी कि अगर वो सेक्शन 13 के अकॉर्डिंग रेंट पे नहीं करता। मतलब कि सेक्शन 13 के अकॉर्डिंग अगर टेनेंट रेंट डिपॉजिट नहीं कराता सम्मन की सर्विस होने से 1 महीने के अंदर, तो फिर उसका जो डिफेंस है वो स्टक आउट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एमपी अकोमोडेशन कंट्रोल एक्ट का कौन सा सेक्शन डील करता है लैंडलॉर्ड और टेनेंट पर पेनल्टीज इम्पोज करने से? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन 2, सेक्शन 43। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एमपी अकोमोडेशन कंट्रोल एक्ट के प्रोविजंस किन पर अप्लाई होते हैं? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन 3, जो भी एरिया शेड्यूल 1 में स्पेसिफाई किए गए हैं उन पर ही एमपी अकोमोडेशन कंट्रोल एक्ट अप्लाई होता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है एमपी अकोमोडेशन कंट्रोल एक्ट में मैक्सिमम कितने पीरियड के लिए स्टैंडर्ड रेंट फिक्स किया जा सकता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सेकंड 1 ईयर। नेक्स्ट क्वेश्चन है एमपी अकोमोडेशन कंट्रोल एक्ट के अकॉर्डिंग इनमें से कौन फैमिली का मेंबर नहीं है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन 1 मैरिड डॉटर। इसके साथ ही देख लेते हैं कि कौन कौन फैमिली के मेंबर होंगे। तो फैमिली के मेंबर में आएंगे स्पाउस, सन, अनमैरिड डॉटर, फादर, ग्रैंडफादर, मदर, ग्रैंडमदर, ब्रदर, अनमैरिड सिस्टर, पैटर्नल अंकल, पैटर्नल अंकल्स वाइफ, विडो, ब्रदर्स सन, ब्रदर्स अनमैरिड डॉटर जो भी साथ में रह रहे हों। नेक्स्ट क्वेश्चन है एमपी अकोमोडेशन कंट्रोल एक्ट में जब लैंडलॉर्ड ने कोई एकोमोडेशन ट्रांसफ़र से एक्वायर की हो तो टेनेंट के एविक्शन का सूट मेंटेनेबल नहीं है अगर लैंडलॉर्ड ये कहे कि उसे बोनाफाइड नीड है इस रेजिडेंस की कितने टाइम तक? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन 2 1 ईयर। यानी अगर लैंडलॉर्ड ने कोई प्रॉपर्टी बाय ट्रांसफ़र एक्वायर करी है और उसमें कोई टेनेंट रहता है तो वो उसको 1 साल तक एविक्ट नहीं कर सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन है एमपी अकोमोडेशन कंट्रोल एक्ट में अगर टेनेंट के अगेंस्ट एविक्शन का सूट फाइल हुआ है तो टेनेंट कितना टाइम में कोर्ट में या लैंडलॉर्ड को ये रेंट डिपॉजिट करा सकता है? तो इसका आंसर होगा जब से उसे सम्मन रिसीव हुआ है उससे 1 महीने के अंदर अंदर उसे या तो कोर्ट में या फिर लैंडलॉर्ड को ये रेंट देना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एमपी अकोमोडेशन कंट्रोल एक्ट में अगर लैंडलॉर्ड ने असेंशियल सप्लाईज टेनेंट की रोक दी हैं तो टेनेंट कहाँ पे कंप्लेंट फाइल कर सकता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन 3 रेंट कंट्रोल अथॉरिटी के सामने। नेक्स्ट क्वेश्चन है एमपी लैंड रेवेन्यू कोड में वो सभी लैंड जिनकी असेसमेंट नहीं हुई है तो इस केस में लैंड रेवेन्यू की असेसमेंट कौन करेगा? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन 3 कलेक्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन है एमपी लैंड रेवेन्यू कोड में अगर किसी नॉन ट्राइबल भूमि स्वामी को डिस्पोजेस कर दिया गया है उसके पोजेशन से तो वो अपने पोजेशन को रीस्टोर करने के लिए कितने टाइम में अप्लाई कर सकता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन 1 2 ईयर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोई डिस्प्यूट स्टेट गवर्नमेंट और किसी पर्सन के बीच में अराइज हुआ है सेक्शन 57 सबसेक्शन 1 ऑफ MPLRC के अंदर तो इस तरह के डिस्प्यूट को कौन डिसाइड करेगा? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन 4 स्टेट गवर्नमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेक्शन 250B ऑफ MPLRC में जो ऑफेंस है उसका नेचर क्या है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन 2 यानी कि ये ऑफेंस कॉग्निजेबल और नॉन बेलेबल ऑफेंस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से कौन से रेवेन्यू ऑफिसर एम्पावर हैं कि जब रेवेन्यू सर्वे को क्लोज किया जाएगा या सेटलमेंट के टाइम पर कोई करेक्शन या कोई एरर है उस एरर को करेक्ट करने के लिए या कोई अर्थमेटिकल मिस्टेक है उसको कौन करेक्ट करेगा? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन 1 सब डिविजनल ऑफिसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक पर्सन जिसने जब ये एक्ट MPLRC आया उस टाइम पे कोई लैंड एज अ पट्टेदार टेनेंट विंध्या प्रदेश रीजन में होल्ड की हुई थी तो उसे हम क्या कहेंगे? तो उसका आंसर होगा ऑप्शन 1 उसे भूमि स्वामी कहा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है MPLRC 1959 में इनमें से कौन सा मैटर रेवेन्यू अथॉरिटी के एक्सक्लूसिव जुरिस्डिक्शन का मैटर नहीं है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन 4 यानी कि अगर कोई डिस्प्यूट जिसमें स्टेट गवर्नमेंट पार्टी नहीं है किसी राइट से रिलेटेड तो उस तरह के मैटर पे एक्सक्लूसिव जुरिस्डिक्शन नहीं होगा रेवेन्यू अथॉरिटी का। नेक्स्ट क्वेश्चन है MPLRC में ऑक्यूपेंसी टेनेंट किस सेक्शन में डिफाइन किए गए हैं? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन 4 सेक्शन 185। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोई राइट अगर लॉफुली एक्वायर किया है किसी पर्सन ने किसी लैंड पे सेक्शन 109 में तो वो इस राइट को किसे रिपोर्ट करेगा? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन 1 पटवारी को और ये रिपोर्ट की जाएगी जिस दिन से एक्विजिशन किया है वहाँ से 6 महीने के अंदर अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडियन एविडेंस एक्ट में अगर कोई एविडेंस डॉग स्क्वाड ने दी है तो ये कैसी होगी, इसका नेचर कैसा होगा? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन 4 ये जो एविडेंस है ये एडमिसिबल होगी क्योंकि ये साइंटिफिक एविडेंस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अगर कोई एक्यूज खुद से ही कंसेंट देता है ब्रेन मैपिंग की या नार्को एनालिसिस की तो इस केस में जो भी इंफॉर्मेशन आएगी वो रेलेवेंट होगी एविडेंस एक्ट के किस सेक्शन में? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन 3 सेक्शन 27 में।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक एक्यूज्ड ने मर्डर किया है और वो कह रहा है कि उसने ग्रेव और सडन प्रोवोकेशन से अपना सेल्फ कंट्रोल खोया जिसकी वजह से उसने ये ऑफेंस किया है। तो इस बात को प्रूव करने का बर्डन किसके ऊपर होगा? तो क्योंकि एक्यूज कह रहे हैं कि उसने ग्रेव और सडन प्रोवोकेशन से ये एक्ट कर दिया, तो इसको प्रूव करने का बर्डन भी एक्यूज पर ही होगा। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए ने प्रोसिक्यूट किया है बी को कि वो सी के साथ अडल्ट्रस रिलेशन में है, यानी बी को प्रोसिक्यूट किया है अडल्ट्री के लिए सी के साथ, जो कि ए की वाइफ है। बी कहता है कि सी ए की वाइफ नहीं है, पर कोर्ट ने बी को कन्विक्ट कर दिया अडल्ट्री के लिए। फिर सी को प्रोसिक्यूट किया ए ने बाइगेमी के लिए कि उसने बी से शादी करी ए से जब वो शादी कर चुकी थी उस शादी के दौरान ही। सी यानी उसकी वाइफ कहती है कि वो कभी भी ए की वाइफ नहीं थी, कि वो कभी भी उस पर्सन की वाइफ नहीं थी जो क्लेम कर रहा है कि सी उसकी वाइफ है। तो इंडियन एविडेंस एक्ट में जो बी के अगेंस्ट जजमेंट आया है अडल्टरी का, उसका इस दूसरे वाले केस में क्या स्टेटस होगा? तो दूसरे वाले केस में ये पहले वाला जजमेंट इररेलेवेंट होगा। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए ने एग्री किया राइटिंग में कि वो अपना हॉर्स बी को देगा 1000 रुपये में या 1500 में। तो प्राइस को शो करने के लिए क्या कोई एविडेंस दी जा सकती है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सेकेंड, कोई एविडेंस नहीं दी जा सकती। और इसके लिए आप रेफर कर सकते हैं सेक्शन 93 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए ने बी के ऊपर सूट फाइल किया 1000 रुपये के लिए और अकाउंट बुक में ऐसी एंट्रीज दिखाई जो ये शो करती हैं कि बी ने ए से पैसा लिया है। इंडियन एविडेंस एक्ट में ये जो एंट्रीज हैं इस बुक में ये रेलेवेंट होंगी, पर ये सफिशेंट नहीं है जब तक कि किसी और एविडेंस से इस डेट को प्रूव ना किया जाए। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियन एविडेंस एक्ट में जो कोर्ट टर्म है उसके अंदर क्या इंक्लूड नहीं होता? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन 3, मतलब कि आर्बिट्रेटर को हम कोर्ट नहीं मानते हैं एविडेंस एक्ट के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईपीसी की मैक्सिम डी मिनिमस नॉन क्यूरेक्स लेस किस सेक्शन से रिलेटेड है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन 4, सेक्शन 95। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईपीसी के किस सेक्शन में बताया गया है कि एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट पनिशमेंट लाइफ इम्प्रिजमेंट की पनिशमेंट को कम्यूट कर सकती है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन 4, सेक्शन 55। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईपीसी के अकॉर्डिंग अगर किसी डेड बॉडी से डिसऑनेस्टली कोई प्रॉपर्टी लेके जाई जाती है उस बॉडी से, तो ये क्या होगा, किस तरह का ऑफेंस होगा? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन 3, ऑफेंस है क्रिमिनल मिस एप्रोप्रिएशन का। और इसके लिए आप रेफर कर सकते हैं सेक्शन 404 ऑफ आईपीसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईपीसी के अकॉर्डिंग अगर कोई मैन मॉनिटर कर रहा है किसी वुमेन को इंटरनेट पे, ईमेल पे या किसी और इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन पे, तो उसने कौन सा ऑफेंस कमिट किया है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन 2, स्टॉकिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईपीसी में अगर कोर्ट ने इम्प्रिजमेंट इम्पोज करी है डिफ़ॉल्ट ऑफ पेमेंट ऑफ फाइन के लिए, तो इस इम्प्रिजमेंट का नेचर क्या होगा? तो ये किसी भी डिस्क्रिप्शन की हो सकती है, यानी सिंपल भी हो सकती है, रिगेरियस भी हो सकती है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए ने बी को नीचे गिराया और फ्रॉड्यूलेंटली बी का सेल फोन बी से ले लिया बिना उसकी कंसेंट के, तो यहाँ पे ए ने क्या ऑफेंस कमिट किया है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन 1, रॉबरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए ने बी के अगेंस्ट कोर्ट से एक डिक्री ऑब्टेन कर ली है किसी ऐसे सम के लिए जो कि ड्यू ही नहीं था। तो जो ए ने ये एक्ट किया है ये आईपीसी में ऑफेंस होगा अगर ए ने ये एक्ट किस इंटेंशन से किया हो। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन 2, अगर ए ने ये एक्ट फ्रॉड्यूलेंटली करा है तो आईपीसी में ये ऑफेंस होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईपीसी के अकॉर्डिंग अगर किसी मैन ने सेक्सुअल इंटरकोर्स किया है किसी वुमेन के साथ जो कि उसकी वाइफ नहीं है पर उसकी कंसेंट से किया है, तो ये रेप होगा अगर वो कितनी एज से कम है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन 3, 18 ईयर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीआरपीसी में जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास को कौन एम्पावर करेगा समरी ट्रायल्स के लिए? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन 2, हाई कोर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीआरपीसी में रेप की इंफॉर्मेशन जो कि रेप विक्टिम दे रही है कौन रिकॉर्ड करेगा? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन 4, वुमेन पुलिस ऑफिसर और एनी वुमेन ऑफिसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेक्शन 164 की स्टेटमेंट या कन्फेशन को कौन रिकॉर्ड करेगा? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन 2, जुडिशियल मैजिस्ट्रेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीआरपीसी में एक मैजिस्ट्रेट एक केस को कोर्ट ऑफ सेशन के पास कमिट कर रहे हैं जो कि एक्सक्लूसिवली ट्राइबल बाय कोर्ट ऑफ सेशन नहीं है,
तो ये कब कर सकते हैं? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन 4, अगर जुडिशियल मैजिस्ट्रेट को लगता है कि ये केस कोर्ट ऑफ सेशन द्वारा ट्राई होना चाहिए तो वो इस केस को कोर्ट ऑफ सेशन को कमिट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीआरपीसी में कोई इंक्वायरी या ट्रायल जो कि सेक्शन 376 से सेक्शन 376D ऑफ आईपीसी से रिलेटेड कोई ऑफेंस है, तो इस तरह के ऑफेंस की इंक्वायरी और ट्रायल चार्जशीट फाइल हो जाने से कितने टाइम में कंप्लीट हो जानी चाहिए? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सेकंड, 2 मंथ्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीआरपीसी में जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास मंथली अलाउंस के ऑर्डर कर सकते हैं कितना? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन 4, जितना मैजिस्ट्रेट ठीक समझें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनहेरेंट पावर सेक्शन 482 ऑफ सीआरपीसी में कौन एक्सरसाइज करेगा? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सेकंड, हाई कोर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक अकॉम्प्लिस को पार्डन कब टेंडर किया जा सकता है सीआरपीसी के अकॉर्डिंग? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन 4, इंक्वायरी, इन्वेस्टिगेशन और ट्रायल की किसी भी स्टेज पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेक्शन 138 ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट का ऑफेंस कॉन्स्टिट्यूट होने के लिए कितने दिन में चेक बैंक में प्रेजेंट हो जाना चाहिए? तो प्रैक्टिकली इसका आंसर है 3 मंथ्स, बट अकॉर्डिंग टू द बेयर एक्ट इसका आंसर होगा ऑप्शन 4, 6 मंथ्स और विद इन द पीरियड ऑफ इट्स वैलिडिटी। तो 6 मंथ्स हमें रेफर करना है सिर्फ प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से, क्योंकि यहाँ पे हम आंसर को डिस्क्राइब नहीं कर सकते, पर अगर मेंस का क्वेश्चन है तो हमें यहाँ पे 3 मंथ्स लिखना है और इस बात को क्लियर करते हुए चलना है कि बेयर एक्ट में ये 6 मंथ्स लिखा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेक्शन 118 ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के अकॉर्डिंग कौन सी प्रिजम्पशन रेज नहीं की जाएगी? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन 1, कि जो चेक का होल्डर है उसने ये चेक रिसीव किया है किसी डेट या लाइबिलिटी को डिस्चार्ज करने के लिए, तो इस तरह की प्रिजम्पशन रेज नहीं की जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेक्शन 138 ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट में मैक्सिमम कितने अमाउंट का फाइन इम्पोज किया जा सकता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन 4, ट्वाइस ऑफ द चेक अमाउंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट में कितनी बार एक चेक का होल्डर बैंक के सामने उसकी वैलिडिटी पीरियड में कितनी बार बैंक के सामने प्रेजेंट कर सकता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन 4, एनी नंबर ऑफ टाइम्स। उसके बाद स्टार्ट हो जाता है जनरल नॉलेज का पार्ट। तो यहाँ जनरल नॉलेज जो ऐसी है जो कि कॉमन रहेगी तो उसी को ही हम डिस्कस कर रहे हैं, जो कि करंट अफेयर के फॉर्म में थी उसे हम डिस्कस नहीं करेंगे। जिसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की फर्स्ट वुमेन चेयरपर्सन कौन थी? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सेकंड, अनुदति भट्टाचार्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खाजूराहो फेस्टिवल किस कल्चर से एनरिच्ड है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सेकंड, क्लासिकल डांस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भीमबेटका को किस नाम से जाना जाता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सेकंड, आर्कियोलॉजिकल ट्रेजर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दमन एंड दीव किस हाई कोर्ट के जुरिस्डिक्शन में आते हैं? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सेकंड, बॉम्बे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुडनकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट कहाँ पे एस्टेब्लिश हुआ है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन थर्ड, तमिलनाडु। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया के चेयरपर्सन कौन थे उस टाइम पे जब ये क्वेश्चन आया था? तो इसका आंसर है 2013 में ये थे नंदन नीलंकानी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कशिप्रा किस रिवर की ट्रिब्यूटरी है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन 3, चंबल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चांद का मुंह टेढ़ा है ये किसका वर्क है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन 1, गजानन महादेव मुक्ति बोध। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिड डे मील स्कीम 2013 में किस क्लास तक के स्टूडेंट तक को कवर करती थी? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सेकंड, 8th। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेपाल और पाकिस्तान को छोड़कर कौन सी कंट्री इंडिया के सब कंटिनेंट में इंक्लूड होती है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन 1, भूटान एंड बांग्लादेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी गैस सन की हीट को ट्रैप करके प्रिवेंट करती है कि वो दोबारा स्पेस में ना जाए? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन 4, कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के किस डिस्ट्रिक्ट में बोरी वाइल्ड लाइफ सिचुएटेड है? तो इसका आंसर होगा होशंगाबाद में। नेक्स्ट आ जाते हैं हमारे कंप्यूटर नॉलेज से रिलेटेड क्वेश्चन, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन स्मॉल अमाउंट ऑफ डाटा का स्टोरेज सिस्टम होगा? तो इसका आंसर है मैग्नेटिक कार्ड, यानी कि ऑप्शन सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टैंड अलोन सिस्टम जो कि एक टाइम पे एक पेज का ही प्रिंट लेता है, उनमें से इन नीचे दिए गए ऑप्शन में से कौन सा है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन 1, पेज प्रिंटर।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी टेक्नोलॉजी टच स्क्रीन टेक्नोलॉजी नहीं है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन 3 RAW। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उबुंटू से रिलेटेड क्या ट्रू स्टेटमेंट है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन 3, ये एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, www का क्या मतलब है? तो इसका आंसर है वर्ल्ड वाइड वेब, यानी कि ऑप्शन 2। नेक्स्ट आ जाते हैं हमारे इंग्लिश के क्वेश्चन, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, मार्वलस का एंटोनियम क्या होगा? तो इसका आंसर है ऑप्शन 1 ऑफुल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्लेमिश का सिनोनियम क्या होगा? तो इसका आंसर है ऑप्शन 3 ब्लॉट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेरासिटी वर्ड से जो नीचे दिए गए ऑप्शन हैं उनमें से बेस्ट एक्सप्रेस वर्ड कौन सा होगा? तो इसका आंसर है ऑप्शन 1 ट्रुथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक सेंटेंस दिया है, उसे हमें कंप्लीट करना है। मंकीज आर एबल टू मूव क्विकली, दे आर वेरी। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन 2 अजाइल। नेक्स्ट हमें फिर से सेंटेंस दिया है जिसे हमें कंप्लीट करना है। सेंटेंस है, डैश मोस्ट इम्पॉर्टेंट इवेंट इन इंडियाज हिस्ट्री was the revolution of 1857। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन 1 द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इवेंट। ये था हमारा MP जुडिशियल सर्विसेज 2013 का प्रीलिम्स का क्वेश्चन पेपर। आई होप ये वीडियो आपके लिए यूजफुल होगा।